Students, today we will read Unit 2 in Social and Political Life and the chapter number 3 Why do we need a Parliament? हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है। जैसा आप जानते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में रहते हैं, ठीक है ना। तो लोकतंत्र क्या होता है, सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि लोकतंत्र क्या है। डेमोक्रेसी किसको कहते हैं। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। दैट मीन्स लोकतंत्र जो है वो सरकार का एक ऐसा स्वरूप होता है जिसमें शासक का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। तो लोकतंत्र में जो अधिकार है या लोकतंत्र में जो पावर्स दी गई हैं वो किसको दी गई हैं, जनता को दी गई हैं। जनता को ये अधिकार होता है कि वो अपने शासक का चुनाव करे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो शासक चुना जाता है जनता के द्वारा, उसी के पास जो है निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसी को निर्णय लेने का अधिकार भी होता है। और जितनी भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने सिटीजन्स के कंसेंट से जो है डिसीजन लेती हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर जिसमें हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और विचार व्यक्त करने का जो माध्यम होता है वो लोकतंत्र में सबसे जो बेस्ट मीडियम है वो क्या है, पार्लियामेंट है। तो हम इस चैप्टर में पार्लियामेंट को समझने का प्रयास करेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो किस प्रकार से भारत के नागरिकों के अधिकारों का जो है उपयोग करती है और भारत के जो नागरिक हैं वो अपने अधिकारों का कैसे उपयोग करते हैं एक पार्लियामेंट को गठन करने में। जैसा आप जानते हैं कि जो पार्लियामेंट होता है उसको हम संसद कहते हैं और संसद जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो नई दिल्ली में है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये संसद का चित्र है। इस पिक्चर में संसद को रिप्रेजेंट किया गया है, ये संसद का आपको चित्र दिख रहा है, ठीक है ना। और संसद के इस चित्र में आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके यहाँ पर खड़े हुए जो फोटो देख रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का सिंबल होता है कि जो संसद है वो लोगों की भावनाओं, लोगों के मत का जो है प्रतीक होती है। और लोकतंत्र के अंदर संसद का बड़ा महत्व होता है क्योंकि संसद जो है वो हमारे देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है। जो हमारे देश में जितने भी कानून बनते हैं उन सबको पारित करने का अधिकार पार्लियामेंट को प्राप्त है। तो संसद जो है वो किस प्रकार जो है कानूनों का निर्माण करती है और उसको कौन कौन से अधिकार मिले हैं और संसद का निर्माण कैसे होता है, वो तो पूरी संसद की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाई शुड पीपल डिसाइड। लोग जो हैं वो क्यों डिसाइड, लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए और क्या डिसाइड करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी जो हमको मिली वो काफ़ी बड़े संघर्ष के बाद मिली। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एक बहुत लंबा संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद हमको आज़ादी प्राप्त हुई। तो समाज के बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो कि उस स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लिए। लोग जो कि अनेक, अगर हम देखें, विभिन्न बैकग्राउंड से आते थे, उन्होंने इस संघर्ष को ज्वाइन किया और उससे इंस्पायर हुए। उसमें चाहे आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो, पार्टिसिपेशन हो, तो ये सभी जो है हमें स्वतंत्रता संघर्ष से प्राप्त हुए। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ कॉलोनियल रूल से, औपनिवेशिक शासन से, जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो लोगों के अंदर एक भय था। भय ये था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो सहमत नहीं थी बहुत सारे डिसीजंस के साथ। तो उनको ऐसा लगता था कि जब हम ब्रिटिश सरकार से आज़ादी प्राप्त कर लेंगे तो हमारे देश में किस प्रकार का शासन होगा, हमारे देश की सरकार कौन बनाएगा, हमारे देश की सरकार जो है वो कैसे गठित होगी, हमारे देश का शासन कैसे चलेगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनके मन में रहे होंगे।
तो जो फ्रीडम मूवमेंट था उसकी जो सिचुएशंस थी वो बदली, उनमें परिवर्तन हुए, और जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने ओपनली ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज़ भी किया था और अपनी डिमांड्स जो है उन्होंने बनाई। उन्होंने अपनी जो मांगें थी उनको उनके समक्ष रखा था। 1885 में जाते हैं। 1885 में आप जैसा जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मांग थी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जो निर्वाचित सदस्य होंगे लेजिस्लेचर के, उनके पास जो है राइट टू डिस्कस होना चाहिए, चर्चा करने का अधिकार होना चाहिए बजट पर, और क्वेश्चंस पूछने का भी अधिकार उनको होना चाहिए। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो बना 1909, तो उसमें जो है कुछ निर्वाचित जो प्रतिनिधि थे, जबकि जो अर्ली लेजिस्लेचर था उसके अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो है नेशनलिस्ट की जो बढ़ती हुई जो मांगें थी उनको उनके उत्तर दिए, लेकिन उन्होंने एडल्ट टू वोट को जो है अलाउ नहीं किया था। जो वयस्क मताधिकार था उसको परमिट नहीं किया, उसको जो है परमिशन नहीं दी। नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग, और ना ही लोगों ने डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लिया, उनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। तो कहने का अर्थ ये है कि जब ब्रिटिश सरकार थी हमारे देश में 1947 से पहले, तो बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम बदले। लोगों ने किस प्रकार से जो है अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा, बहुत सारे आंदोलन चले, मूवमेंट चले। हम देखते हैं कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, तब से लेकर के 1947 तक जो है बहुत सारे मूवमेंट देश के अंदर चले। समाज के सभी वर्गों ने उसमें हिस्सा लिया, अलग अलग तरीके से उन्होंने जो है, किसी ने अहिंसा के मार्ग से, ठीक है, किसी ने हिंसा के मार्ग से, अलग अलग मार्गों का अनुसरण भी किया। तो इस प्रकार से जो है ब्रिटिश सरकार जो थी वो जो राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग थे उनकी मांगों को समय समय पर जो है वो स्वीकार भी करती रही, लेकिन उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, और जो डिमांड्स जब बढ़ती जा रही थी तो ब्रिटिश सरकार ने जो है उनकी डिमांड को मानने से इनकार भी किया। एज यू रीड इन चैप्टर 1, जैसा आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट दैट ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजंस। चैप्टर 1 में जैसा आप पढ़ चुके हैं कि जो कॉलोनियल रूल था, जो औपनिवेशिक शासन था, उसका जो अनुभव था, अगर हम उसके अनुभव के बारे में चर्चा करेंगे तो काफ़ी समय जो है हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो उनका जो अनुभव रहा उसमें अगर देखें अलग अलग प्रकार के जो लोग थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया था, उनके कुछ संदेह थे, उनके दिमाग में कुछ ऐसे संदेह भी रहे कि जो राष्ट्रवादी लोग थे वो सभी लोगों के लिए भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। उनका मकसद ये था कि भारत के सभी लोग जो है वो उनके पास डिसीजन लेने का अधिकार हो, है ना, राइट टू मेकिंग डिसीजंस, है ना, उनके पास निर्णय लेने का अधिकार कैसे आए। तो ये सभी जो बातें जो थीं वो उनके दिमाग में उस समय थीं। उनको लगता था कि जब तक लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक वास्तविकता में हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते। This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to people's need and demands. तो ये इसका अर्थ ये नहीं था कि जो सरकार है ना, उसको क्या लगता है। इसका मतलब ये था कि सरकार जो है वो काफ़ी सेंसिटिव थी, लोगों की जो ज़रूरतें थी, उनकी जो मांगें थी उनके प्रति। The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise, that is that all adult citizens of the country have the right to vote। तो जो उनका सपना था, उनका जो ड्रीम था और उनकी जो एस्पिरेशंस थी जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, तो उन्होंने उन सबको एक कॉन्क्रीट किया संविधान के रूप में। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसको प्रिंसिपल, एक सिद्धांत के रूप में उन्होंने उसको उसके अंदर सम्मिलित भी किया।
तो इसमें जो सबसे मेन जो प्रिंसिपल था वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसको हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका अर्थ ये होता है कि सभी जो वयस्क नागरिक हैं देश के, ठीक है, उन सबको वोट का अधिकार मिला। और ये कब मिला? जब हमारे देश के अंदर एक संवैधानिक प्रक्रिया बनी और एक संविधान लागू हुआ। जैसा हम जानते हैं कि हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उससे पहले संविधान बना, संविधान को बनने में करीब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और पूरा जो संविधान बनकर के तैयार हुआ और ये 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में संविधान लागू हो गया। यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हैं, ये पिक्चर। तो इस पिक्चर में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँ ये पिक्चर के बारे में। यहाँ दे रखा है, द एबव फोटो शोज अ वोट रीडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यूज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVMs वर यूज्ड थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 2004 जनरल इलेक्शंस। The use of EVMs in 2004 saved around 1,50,000 trees, which would have been cut to produce about 8,000 tons of paper for printing the ballot papers. एक और आपको एक नई जानकारी यहाँ मिलती है, क्योंकि हमारे देश में जो चुनाव होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग की जो शुरुआत हुई वो सन 2004 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, 2004 में लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें सबसे पहली बार जो है EVMs का उपयोग किया गया था। तो EVMs का उपयोग करने से बेनिफिट क्या हुआ? करीब अगर हम जब EVM का उपयोग नहीं करते थे तो जो करीब 1.5 लाख जो पेड़ों को काट करके, ठीक है ना, करीब 8,000 टन पेपर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता था, जिससे कि बैलेट पेपर प्रिंट किए जाते थे। बैलेट पेपर क्या होता है? बैलेट पेपर वो होता है जो आपको वोट डालने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ एक पेपर मिलता है, उसमें सभी कैंडिडेट जो होते हैं उनके जो है चुनाव चिन्ह होते हैं और उसमें वोट जब डाला जाता है तो जिसको आप वोट डालना चाहते हैं उसका जो चुनाव चिन्ह है उसके सामने आपको जो है सील लगाना होता है, मुहर लगाना होता है, ठीक है। लेकिन उस प्रक्रिया को बदला गया और आजकल हमारे देश में चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, वहाँ पर EVMs का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग से जो पेपर का जो वेस्टेज हो रहा था वो क्या हुआ है? कम हुआ है। हमने करीब जो है 8,000 टन पेपर जो है वो बचाया है, क्योंकि एक लोकसभा इलेक्शन में 2004 का ये आंकड़ा है, उस समय करीब जो है 8,000 टन पेपर यूज़ होता था उससे पहले। तो उसके बाद जो है इसमें कमी आई क्योंकि EVMs का उपयोग होने लगा। तो आजकल अगर हम देखें 2019 का इलेक्शन हुआ, 2014 का इलेक्शन हुआ, 2009 का इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। 2019 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें वोटिंग मशीन पर भी जो है विपक्षी दलों ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ झाला है, इसीलिए क्या है एक पार्टी जो है तो ज़्यादा बहुमत से आई है, जो कि गलत है। क्योंकि अगर हम देखें तो वोटिंग मशीन के अंदर कोई भी ऐसी हेराफेरी नहीं हो सकती है ना, कोई भी ऐसा जो है फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो वोटिंग मशीन का उपयोग होने से समय की बचत हुई, पेपर की बचत हुई और जो है और वोटिंग जल्दी से जो है उसमें काउंटिंग भी हो जाता है। पहले क्या होता था, बैलेट पेपर होता था, फिर उसकी छंटनी होती थी, फिर वोट काउंट होता था, कई दिन लगते थे उसमें, है ना। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होते हैं उनको उनके अंदर जितने भी वोट काउंट होते हैं उनमें से वो क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और तुरंत जो है आप देखेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक ही रिजल्ट आ जाता है। सुबह वोटिंग मशीन खुलना शुरू होता है और शाम तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो इससे फ़ायदा भी हुआ है। तो जो वोटिंग राइट मिल गया लोगों को देश का संविधान लागू होने के बाद, तो लोगों को एक ऐसा अधिकार मिला जिससे वो सरकार चुनेंगे, है ना। और जब सरकार चुनेंगे तो वो उनके द्वारा इस सरकार का गठन किया जाएगा, है ना। तो लोगों को पूर्ण अधिकार मिला वोट के अधिकार के माध्यम से कि उन्हें अपने शासक चुनने का अधिकार है। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधि, क्योंकि हम लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं
जब भी आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, है ना। वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का सिंबल है कि सभी भारतीयों ने मिलकर के उस संविधान का निर्माण किया है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों, लेकिन सभी जाति वर्ग के लोगों ने मिलकर के भारतीय संविधान का निर्माण किया था। The take-off point for a democracy in the idea of consent, that is the desire, approval and participation of people. It is the decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning. The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. हम बात कर रहे हैं प्रतिनिधियों की, क्योंकि जो प्रतिनिधि होता है लोकतंत्र के अंदर, उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है देश में, तो राष्ट्रीय सरकार का गठन होता है, क्योंकि लोकसभा जो होती है उसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, और उनमें जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, बहुमत मिलता है, उसी पॉलिटिकल पार्टी का मेजॉरिटी जो लीडर होता है वही देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो वो कौन हो गया? जनता का प्रतिनिधि हुआ। जिन लोगों को हमने चुना उन्होंने मिलकर के अपना एक नेता चुना, और वही जो नेता है वो देश को लीड करता है ना, देश का नेतृत्व करता है। लोकतंत्र के अंदर एक जो पॉइंट है उसमें आइडिया ऑफ कंसेंट का पॉइंट होता है ना, कि किसी की सहमति का जो विचार है उसमें अप्रूवल लिया जाता है ना, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, और ये जो डिसीजन लोग लेते हैं उसमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्रिएशन होता है, उसका निर्माण होता है, और उसके फंक्शनिंग के बारे में वो निश्चय जो है क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। जो बेसिक आइडिया है डेमोक्रेसी का, उसमें चाहे वो इंडिविजुअल है या सिटीजन्स हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं कि जो कि गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं एक तरीके से, है ना। जो गवर्नमेंट का जो सिद्धांत है, सरकार का जो सिद्धांत है, और अन्य जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है, जिससे कि सिटीजन्स का जो विश्वास है, उनका जो बिलीव होता है, उनका जो ट्रस्ट होता है उस पर रहता है। इसको एक दूसरे माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा के चुनाव में जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर होते हैं वो चुनाव में कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। अब उनमें से हमें एक व्यक्ति को चुनना होता है, जनता एक व्यक्ति को चुनती है, जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है वही क्या बन जाता है, संसद का सदस्य बन जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है लोकसभा का, ठीक है। अब वो जब पार्लियामेंट में पहुंचता है तो वो कौन हो गया, वो जनप्रतिनिधि हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो गया वो, है ना। अब वो जब जनप्रतिनिधि हो गया, अब वो वहाँ लोकसभा में जो है वो लोगों की आवाज़ उठाता है, अपने जिस क्षेत्र से वो चुन करके गया है उस क्षेत्र की क्या समस्या हैं, वहाँ क्या आवश्यकताएं हैं, उन सबको वो एक राष्ट्रीय, अगर हम कहें एक नेशनल एक प्लेटफॉर्म होता है लेजिस्लेचर का, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ पर उन सभी इश्यूज़ को उठाया जाता है। हाउ द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शंस। People would elect their representatives to the parliament, then one group from among these elected representatives from the government. The parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government. In this sense, people through their chosen representatives from the government and also control it. यही मैंने अभी आपको बताया कि जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमारी जो देश की सरकार होती है ना, देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसको जो बनाया जाता है या उसको जो चुना जाता है, तो वो लोकसभा में जो प्रतिनिधि जो जनता चुन करके भेजती है, उनका जो लीडर होता है वही देश का प्रधानमंत्री बनता है, और उसको नियंत्रित करने का अधिकार किसको है, पार्लियामेंट को है ना। पार्लियामेंट जो है वो उसको कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है ना। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप इसको बेहतर समझ सकते हैं। अभी 2 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर एक एग्रीकल्चर बिल आया, कृषि विधेयक। अब वो कृषि विधेयक जो आया है
उसमें जो विपक्षी दल हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। उनका मत ये है कि ये जो विधेयक है वो किसानों का नुकसान करेगा, है ना, और जो पूंजीपति वर्ग है उसको फ़ायदा पहुंचाएगा। क्योंकि सरकार क्या कह रही है, सरकार का मत ये है कि ये किसानों को फ़ायदा पहुंचाएगा, है ना। तो जो देश का किसान जो गरीबी से जूझ रहा है उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी आय बढ़ेगी। जैसा सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक हम जो है किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार इस विधेयक को लेकर के आई पार्लियामेंट में। अब विपक्ष ने उसका विरोध किया, ठीक है। और लोकसभा के अंदर सरकार को मेजॉरिटी थी, सरकार ने बिल को पास करवा लिया। अब उसके बाद बिल कहाँ गया, राज्यसभा गया। जब बिल राज्यसभा में गया तो वहाँ पर विपक्ष ने काफ़ी हंगामा किया, क्योंकि वो उसका विरोध कर रहे थे। काफ़ी किसान संगठन भी उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार के पास वहाँ पर क्या था, बहुमत था, है ना। राज्यसभा के अंदर भी सरकार ने अन्य पॉलिटिकल पार्टी से जो है पैक्ट कर लिया और उन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया बिल को, और बिल राज्यसभा से भी क्या हो गया, पास हो गया। जब दोनों सदनों से कोई बिल पास हो जाता है तो वो देश के अंदर कानून बन जाता है। दोनों सदनों से जब सरकार ने बिल को पास करा लिया, अब बिल कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा और उसके बाद वो देश में कानून बन जाता है। तो हमारे देश में संसद को कानून बनाने का अधिकार है, इसीलिए हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो हमारे देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है, ठीक है। और जो हम अपने प्रतिनिधि जिन्हें हम चुनते हैं, जिनका हम चुनाव करते हैं, वही हमारा वहाँ पर क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, हमको रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, ठीक है।